नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी पटना उच्च न्यायालय अर्थात पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकली हुई है। यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। और पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 550 सहायक अर्थात असिस्टेंट के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह ग्रुप बी का पद है, ग्रुप बी कैटेगरी में आता है। के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है, 2023 में हुआ है। यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या दिया है PSC/01/2023। पद का नाम है सहायक ग्रुप बी कैटेगरी का रहेगा। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 550 है। वेतनमान के रूप में यहाँ पर सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाला है, जिसमें बेसिक की शुरुआत 44,900 से होगी, जो बढ़कर 1,42,400 तक प्रतिमाह हो जाएगी। इसके अलावा आपको सभी अलाउंसेज भी मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस तथा अन्य भत्ता जो आपको सरकारी नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी के अनुसार दिया जाना है, वो अभी यहाँ पर मिलने वाला है। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में यहाँ पर स्नातक डिग्री मांगा गया है। साथ ही साथ कंप्यूटर अनुप्रयोग अर्थात कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आयु सीमा में आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 47 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूंकि यह वैकेंसी पटना हाई कोर्ट द्वारा निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पटना में प्राप्त होगा, जो बिहार की राजधानी भी है। आवेदन शुल्क यहाँ काफ़ी ज़्यादा मांगा गया है। आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा है। आवेदन शुल्क के रूप में यहाँ पर अनारक्षित BC अर्थात बैकवर्ड कार्ड, यहाँ पर EBC होगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कार्ड, EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 1200 रुपया देना है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन इसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भरना है। वेबसाइट का पता यहाँ पर देख लीजिए, www.patnahighcourt.gov.in। इस पर जाकर अब विस्तार से और इसके बारे में नियम और शर्तों, शैक्षिक योग्यता, अन्य जानकारी भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं इसी वीडियो के अगले चरण में आगे आपको उसके आधिकारिक विज्ञापन से बताने जा रहा हूं। जो 19 पेज का विज्ञापन है उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि एडवर्टीजमेंट में क्या दिया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट
www.patnahighcourt.gov.in पर 6 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को पहले भर दीजिए। अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि अंतिम समय पर प्रायः वेबसाइट पर अत्यधिक लोड हो जाने के कारण वेबसाइट क्रैश होने लगते हैं, जिसके कारण फॉर्म को सबमिट करना संभव नहीं हो पाता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए और अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। आपके तैयारी के लिए मैंने एक दूसरा भी चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित अभी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। भविष्य में उस पर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन अपलोड होंगे। चलिए आगे जान लेते हैं चयन की प्रक्रिया। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, प्राय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आजकल हो रहे हैं, उसकी तैयारी आप मेरे GK चैनल से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर पारंगता परीक्षा होगा, आपको कंप्यूटर टेस्ट भी देना पड़ेगा और इंटरव्यू होगा। इसके पश्चात आपको साक्षात्कार होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ साक्षात्कार ही कर लीजिए, करेक्शन के लिए साक्षात्कार होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की शुरुआत हो गई है 6 फरवरी 2023 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 7 मार्च 2023 तक। ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 9 मार्च 2023 तक। परीक्षा की तिथि है जो संभावित है, अस्थायी है, 30 अप्रैल 2023 तक को होगी या चेंज भी हो सकता है। तो साथियों, संक्षिप्त में रहा इस नियुक्ति के बारे में जानकारी, इस नौकरी के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को अगले चरण में बने रहिए, वहाँ पर मैं आपको इसके आधिकारिक विज्ञापन से बताने जा रहा हूँ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसको मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। तो आप उसे इसी में आपको बताऊंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। हाँ, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि आपको नौकरी के लिए किसी को घूस मत दीजिए, किसी को पैसा मत दीजिए। मैं आपकी सहायता के लिए इस चैनल को बनाया हूँ, ताकि निःशुल्क गरीब बेरोजगार युवक को नौकरी मिल सके। आप मेरे वीडियो को जरूर देखते रहिए, कहीं कोई ना कोई ऐसी वीडियो जरूर मिलेगी जो आपको शैक्षणिक योग्यता से मैच करता रहेगा, जिसको भरकर आप सरकारी नौकरी पा सकेंगे। मैं इस आशा के साथ इस चैनल को बनाया हूँ। आप मेरे मुहिम में शामिल होइए और मेरा साथ दीजिए। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक अपने बेरोजगार दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए आगे इसके आधिकारिक विज्ञापन में क्या बताया गया है उसे भी देख लेते हैं। तो साथियों, चलिए इस नौकरी के बारे में इसके आधिकारिक विज्ञापन से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विस्तार से प्राप्त करेंगे यहाँ पर जानकारी। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, धैर्य बनाकर देखिएगा। नौकरी पाना है तो धैर्य बनाकर रहना होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। तो आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना एट पटना लिखा हुआ है, इसे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट का पता है www.patnahighcourt.gov.in। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, देख लीजिए आप। हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं, कोई जरूरत पड़े तो। यहाँ पर हेल्पलाइन के लिए ईमेल भी दिया गया है, यह भी आप नोट कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2003 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डेट यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है PSC/01/2023। यहाँ पर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, देखिए 3 फरवरी 2023 को ये वैकेंसी निकली हुई है। क्लियर है, स्पष्ट है। यहाँ पर देख लीजिए ब्रीफ में इंपॉर्टेंस डेट दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, यह दिया हुआ है पूरा टेबल, क्लियर से रूप से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अर्थात ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी 6 फरवरी 2023 से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अर्थात फॉर्म भरने की ऑनलाइन अंतिम तिथि रहेगी 7 मार्च 2023 तक। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन को फी भरने की अंतिम तिथि रहेगी 9 मार्च 2023। डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी जो टेस्ट एग्जाम होगा CBT होगा, वह रहेगा 30 अप्रैल 2023 को। टेंटेटिव है, संभावित है। टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित, चेंज भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं।
क्या लिखा हुआ है, देखिए ऑनलाइन, यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर, ऑनलाइन applications आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू 550, देखिए 550 पद हैं। वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट का पद है, पद का नाम असिस्टेंट सहायक, ग्रुप बी का पोस्ट है। उसके बाद देखिए लेवल 7, 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार आपका यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। बेसिक की शुरुआत यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 44,900 से होगी, जो बढ़कर बेसिक बढ़कर होगा ये 1,42,400 तक। आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो भी आपका बेसिक बढ़ जाएगा, जो बढ़कर 1,42,400 तक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ, इसमें क्लियर देख लीजिए, पे मैट्रिक्स ऑफ 7 पे कमीशन प्लस, यहाँ पर लिखा हुआ देख, प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसेबल अंडर द पटना हाई कोर्ट ऑफिसर्स स्टाफ रिक्रूटमेंट। ये जो इसका रूल है, इनका कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल 2021 के अनुसार जो भी अलाउंस आपको देना है, जैसे महंगाई भत्ता हुआ, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रंस अलाउंस, ये तो मिलेगा ही यहाँ पर। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर अलाउंसेज एक्स्ट्रा मिल सकता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला, मैं कह नहीं सकता बम्पर से बम्पर यहाँ पर वेतन मिलने वाला है, जो मेरे के अनुसार यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको 75,000 बेसिक सैलरी मिलेगी, जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिवाइज भी होता है। जैसे आपको महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो आपको बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ता सरकार 2 बार देती है, जुलाई में और जनवरी में, तो 2 बार मिलेगा आपको, 2 बार बढ़ जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए पोस्ट के बारे में दिया है, यहाँ कैटेगरी लिखा है, यहाँ पर टोटल नंबर पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन है, वो भी लिखा हुआ है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 236 प्लस 2 बैकलॉग है। बैकलॉग होता है पिछले सालों का, पिछले वर्षों का जो फुलफिल नहीं हो पाता है, भरा नहीं जाता है, उसे बैकलॉग बोलते हैं। तो 2 पोस्ट बैकलॉग भी है, और इसमें महिलाओं के लिए 76 है। शेड्यूल कास्ट में देख लेते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 88 पद है, इसमें 33% महिलाओं के लिए है। शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति का 5 पद है, इसमें 2 पद महिलाओं के लिए है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड का क्लासेज अर्थात EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलिए जिसे, उसमें 99 पद है, जिसमें 39 पद है, 39 पद है महिलाओं के लिए। बैकवर्ड का अर्थात पिछड़ा वर्ग के लिए 66 पद है, जिसमें 22 पद महिलाओं के लिए है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इनमें EWS जिसे बोलते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हिंदी में बोलते हैं, इनके लिए 54 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 17 है। आगे देख लेते हैं, इस प्रकार 548 हो गया और 2 बैकलॉग हो गया, 550 पद है, इसमें महिलाओं के लिए 189 पद हो रहा है। जिसमें से आगे देख लीजिए 550 पद है, इसमें 22 पद विकलांग के लिए आरक्षित है, 22 पद इसमें विकलांग के लिए रहेगा। इसका वेबसाइट का पता यहाँ पर देख लीजिए आप, वेबसाइट का पता है, जो कैंडिडेट विलिंग कैंडिडेट्स लिखा हुआ है। अब फॉर्म, इसके वेबसाइट का पता है www.patnahighcourt.gov.in। इस पर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं 6 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक रात के 11:59 तक आप भर सकते हैं फॉर्म को। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, नेशनलिटी में लिखा हुआ है कौन भर सकता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बत का रिफ्यूजी हैं जो परमानेंट भारत से रहते हैं, कब से रहते हैं, 1 जनवरी 1972 से रह रहे हैं, वो भी भर सकते हैं। पाकिस्तान के आप माइग्रेट हैं, भारत में रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से आ गए भारत में रहने लगे, भूटान से आ गए भारत में रहने लगे, श्रीलंका से आ गए भारत में परमानेंट रहने लगे। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे तंजानिया है, जामीबिया है, इससे आप माइग्रेट होकर आप भारत में रह रहे हैं परमानेंटली, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह दिया हुआ है, तो यह समझ गए आप। कैरेक्टर में अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर लिखा है कैरेक्टर के बारे में, द कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी सच एज टू रेंडर सुटेबल इन ऑल द रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस इन द हाई कोर्ट, द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। कैरेक्टर तो सबको अच्छा ही रहता है। मटेरियल स्टेटस देख लेते हैं, माने वैवाहिक स्थिति, ए मेल कैंडिडेट हु हैव मोर देन 1 वाइफ और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ लिव शैल नॉट बी। आपको एक से ज़्यादा पति और एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होना चाहिए। आप फर्म को अगर ऐसा है तो भर नहीं सकते हैं।
फिजिकल फिटनेस के लिए नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड रिक्रूटेड अनलेस ही शैल बी गुड मेंटल, आपका मेंटल और फिजिकल स्थिति ठीक होना चाहिए। यह बात यहाँ पर लिखा गया है। विकलांग के लिए भी कुछ नियम होते हैं, आरक्षण होते हैं, विकलांगता का कुछ कंडीशन होता है, उसको उसी के अनुसार उनको आरक्षण दिया गया है। एज लिमिट देख लेते हैं, आयु सीमा क्या रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ए कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मस्ट नॉट बी बिलो देन 18 ईयर्स। 18 साल से कम एज नहीं होना चाहिए। किस तारीख को? 1 जनवरी 2023 को आयु की गणना की जाएगी, अर्थात 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। ए कैंडिडेट मस्ट नॉट बॉर्न लेटर देन 1 जनवरी 2005। 1 जनवरी 2005 के बाद का आपका जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2005 के बाद आपका जन्म तिथि नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। आगे देख लेते हैं। एज लिमिट, उच्चतम आयु में किस प्रकार छूट मिलेगी यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। कैटेगरी 1 में लिखा है अनरिजर्व एंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष के लिए 37 वर्ष अधिकतम उम्र रहेगा। किसी भी हालत में इनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। दूसरा कैटेगरी है अनरिजर्व एंड EWS फीमेल, महिलाओं के लिए है। महिला के लिए 40 वर्ष है सामान्य कैटेगरी में, अर्थात उनका जन्म तिथि 2 जनवरी 1983 से पहले नहीं होना चाहिए। नॉट अर्लियर लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर नॉट अर्लियर लिखा है, इसका मतलब पहले नहीं होना चाहिए उससे। अब BC और EBC अर्थात बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष का अधिकतम आयु रहेगा। इनकी भी जन्म तिथि 1 जनवरी 1983 से पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख लें, चौथा में है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, महिला और पुरुष। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला के लिए 42 साल अधिकतम आयु रहेगी। इनकी जन्म तिथि 2 जनवरी 1981 से पहले का नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए, जन्म तिथि भी दिया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए। पांचवा में है OH, हैंडीकेप्ट के लिए है। लोकोमोटर, आँख से विजन जिसको कम है उसके लिए लोकोमोटर लिखा हुआ है। तो अनरिजर्व, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, इसमें विकलांग में यहाँ पर लिखा हुआ अनरिजर्व, EWS, EBC, BC, शेड्यूल का शेड्यूल, सभी कैटेगरी के लिए 47 वर्ष तक अधिकतम आयु रहेगा, अर्थात इनकी जन्म तिथि 2 जनवरी 1976 के पहले नहीं होना चाहिए। अपर एज में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, अर्थात 42 साल तक इन्हें भी आवेदन करने की छूट रहेगी। 37 + 5। आगे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है जो कैंडिडेट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन मोर देन 1 कैटेगरी विल बी इंटरटाइटल टू ओनली वन ऑफ द रिलैक्सेशन विच एज इज मोर बेनिफिशियल टू देम। माने वो एक कैटेगरी से दो, मतलब एक से ज़्यादा कैटेगरी में वो एज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो जैसे महिला भी हैं, शेड्यूल कास्ट में हैं, तो उनको जो बेनिफिट, जो ज़्यादा जिसमें एज का बेनिफिट मिलेगा वो दे दिया जाएगा। रिलैक्सेशन इन द अपर एज विल बी virtue of their category shall be provided to the resident of the बिहार ओनली। बिहार के ओनली कैंडिडेट को यह अपर एज में लाभ मिलेगा। जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहाँ का होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए, उन्हें बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप OBC हैं बिहार के तो आपको एज में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप OBC अदर स्टेट के हैं बिहार के अलावा तो आपको जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा, ध्यान दीजिए इस बात को। आगे देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा, यहाँ पर थोड़ा आगे दिया है डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव कास्ट कैटेगरी, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रस्तुत करना होगा, जिसका फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट के अनुसार आपको देना रहता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एज ऑन 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को यह डिग्री होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैथ, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए या
सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है 6 महीने का, डिप्लोमा तो 2 साल का होता है, 1 साल का भी लोग देते हैं, लेकिन कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स किया होना चाहिए। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, जैसे आपने एकटेक से किया है, इग्नू से किया है, ऐसे जो रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त है, उससे किया होना चाहिए। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन, ये देखिए प्रिफरेंशियल है, ये आवश्यक नहीं है। तो अगर आपके पास आप है टेरिटोरियल आर्मी में हैं तो आपको 2 साल की सर्विस है तो अच्छा है। एनसीसी में हैं आप, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स में, तो उसमें भी हैं तो आपको ये अच्छा है, प्रिफरेंशियल है, आवश्यक नहीं है ये दोनों। तो ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहला तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए। रिजर्वेशन देख लीजिए, रिजर्वेशन के बारे में तो पहले भी जान चुके हैं। यहाँ पर वर्टिकली रिजर्वेशन दिया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस का है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए शेड्यूल कास्ट को 16% रिजर्वेशन मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब को 1% मिलेगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को 18% मिलेगा, बैकवर्ड कास्ट को 12% मिलेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% मिलेगा। ये ब्रेकअप है आरक्षण का। वुमेन कैंडिडेट को 35% मिलेगा, जबकि 4% मिलेगा विकलांग को, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड को 4% मिलेगा, अर्थात इतना रिजर्वेशन रहेगा। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लेते हैं। द पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स अंडर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी शैल बी फिल्ड अप बाय मेल कैंडिडेट ऑफ respective category if women candidates do not obtain the minimum cut-off marks fixed for them by the high court or the number of women candidates is insufficient। मान लीजिए कि जो वुमेन का है सीट, उसमें वो जो न्यूनतम मार्क्स है परीक्षा में नहीं ला पाती हैं, कट ऑफ मार्क्स, न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स, तो पुरुष महिला के द्वारा पद को भर दिया जाएगा, या कम संख्या में महिलाएं फॉर्म भरती हैं, सीट खाली होने लगता है कि सीट खाली रहेगा तो उस सीट को पुरुष के द्वारा भर दिया जाएगा। द सिलेक्टेड ओएच कैंडिडेट शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट दियर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ओएच कैंडिडेट को उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जितने सीट्स हैं उसमें एडजस्ट किया जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ कास्ट गिवन ओनली द कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ बिहार। बिहार के जो कैंडिडेट रहने वाले होंगे, निवासी होंगे, उन्हीं को आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के हैं तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा, सामान्य कैटेगरी में भरना पड़ेगा। इस बात को आप जानते भी होंगे, ध्यान भी रख भी लीजिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो ऐसा रहेगा, आपको जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए, ये सब दिया है इन डोमिसाइल के बारे में, तो आप समझ सकते हैं, पढ़ लीजिए। थोड़ा ऊपर में जो ये दिया है सब ऊपर में ये सब जब पढ़ लीजिए। और अभी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आपका चयन होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, प्राथमिक परीक्षा होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक विकल्प को उसमें से एक विकल्प सही रहेगा, जिसको टिक लगाना रहेगा या कलर करना रहेगा। कलर करना मोस्टली रहता है। अब कंप्यूटर से होगा तो टिक लगाना रहेगा उस पर। उसके बाद रहेगा रिटन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप यहाँ पर ये भी बात है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको विवरणात्मक लिखना रहेगा, लिखने वाला रहेगा रिटन टेस्ट। उसके बाद रहेगा आपको कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर आपको चलाने आता है कि नहीं, टाइप करने आता है कि नहीं, इंटरनेट यूज करने आता है कि नहीं, मेल भेजने आता है कि नहीं, इस टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। तो ये समझ गए आप। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए मेरे से। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, कितने मार्क्स मिनिमम रहेंगे क्वालिफाई करने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी 40% मार्क्स इन प्रिलिमिनरी टेस्ट। जो प्रारंभिक परीक्षा होगा इसमें 40% मार्क्स चाहिए आपको। 40% इन ईच सेक्शन इन रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें कई खंड हो सकते हैं, उसमें प्रत्येक खंड में 40% आपको मार्क्स आना चाहिए। 30% मार्क 30% मार्क्स इन इंटरव्यू। साक्षात्कार में 30% अंक आना चाहिए। मान लीजिए 100 अंक का इंटरव्यू होगा मान लीजिए, तो आपको 30 अंक जरूर आना चाहिए उसमें।
तो यह रहेगा। आगे सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज इनक्लोज इन एनेक्सर 1। एग्जामिनेशन फी, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग मैनर्स। कितने एग्जामिनेशन फ़ी देने होंगे ये देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी को, जो सामान्य कैटेगरी है, बीसी हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इनको 1200 रुपये देना होगा। एग्ज़ाम फी ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विकलांग अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग कैटेगरी, दिव्यांगजन जिसे बोलते हैं, 600 रुपये उन्हें अभी ये आवेदन शुल्क देना होगा। आगे देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ फीस शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपको, यहाँ पर दिया है। यह सब आप पढ़ सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। एक कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ सिटी। आपको सिटी का नाम देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा उसमें सिटी के नाम देना है, जो किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे पटना में देना चाहते हैं या छपरा में देना चाहते हैं, भागलपुर देना चाहते हैं, जहाँ मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रहते हैं। यह हो गया, आपको एग्ज़ाम सेंटर भरना होगा। आगे लिखा है, यह हो गया एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। सिटी, डिटेल्स अबाउट द सिटी इन विच एग्जामिनेशन सेंटर आर टू बी एलोकेटेड इज एनेक्सर 2 आगे आपको मिलेगा, जिसमें दिया गया है कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है। एनेक्सर 2 में मिल जाएगा, हमको देख लेंगे उसे। ए कैंडिडेट हैड टू गिव ऑप्शन टू 3 सिटी। आपको 3 सेंटर का ऑप्शन देना पड़ेगा, 3 सेंटर चॉइस करना पड़ेगा। जैसे आपने एक पटना चॉइस किया, आपके घर नज़दीक है गया, वहाँ चॉइस कर सकते हैं। छपरा नज़दीक है तो छपरा चॉइस कर। 3 सिटी आपको ऑर्डर के अनुसार करना पड़ेगा। चेंज ऑफ सेंटर का रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार किया जाएगा। यह लिखा हुआ पढ़ लीजिए अपने से। आगे लिखा हुआ है, द हाई कोर्ट विल endeavor to accommodate the candidate in city opted by them, however high court reserve to cancel। यह लिख रहा है हाई कोर्ट चाहेगा कि आप जो 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसी एक सेंटर दे दे आपको। हालांकि हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो सेंटर चेंज भी कर सकता है। जहाँ बड़ा सेंटर रहेगा तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों को देता है। तो मोस्टली जब आप सेलेक्ट करते हैं वो मिल जाता है। प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन एडवर्टीजमेंट इट प्योरली टेंटेटिव इन द नेचर। जो आपको एग्ज़ाम डेट दिया गया है 30 अप्रैल का, वो संभावित तिथि है, इसमें चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर दिया है, द हाई कोर्ट रिजर्व टू राइट टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेज इन द सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसमें चेंज कर सकता है हाई कोर्ट। ये सब नियम कानून है इनका, जो हर परीक्षा में दिया रहता है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, धीरे धीरे से पढ़ लीजिए। द कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क स्टैंडर्ड इन प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर बीइंग कंसिडर्ड टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट। हाँ, ये ध्यान देने जो बात है, आप प्रिलिमिनरी में पास करेंगे तो ही आपको रिटन टेस्ट आगे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है उसमें सम्मिलित किया जाएगा, मतलब आपको अलाउ किया जाएगा, कहने का तात्पर्य है। और जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को इंटरव्यू और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अलाउ किया जाएगा। अर्थात हर स्टेज को आपको पास करना है, प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना है, उसके बाद रिटन टेस्ट पास करना है, तो आगे आप इंटरव्यू और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अर्थात कंप्यूटर सक्षमता का जो टेस्ट होगा उसमें आपको बैठने दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान लीजिए में रखिए, सभी को पास करना ज़रूरी है। आप एक भी में फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ध्यान रखिए, अच्छी से तैयारी करिए, मन लगाकर पढ़िए। मेरा ही कहना है, मैं आपके साथ हूँ। आप अच्छी तरह से तैयारी करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल भी एग्ज़ाम GK 2M लिख देता हूँ, एग्ज़ाम GK 2 कैपिटल में M को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर GK के वीडियो अपलोड होते हैं, अभी रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के भी होंगे। जैसे जैसे समय मिलेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे अपलोड होंगे, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा कर रखिए। अगर आपको लगता है कि हमको सब्सक्राइब करना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, आपको फ़ायदा ही होगा कुछ ना कुछ। तो ये आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, डिटेल्स पढ़ लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन है, वैकेंसी वगैरह में दिया है, मॉडिफाई करने के दिया है, ये सब दिया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं।
यहाँ पर ये लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट, ये वो लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ये www.patnahighcourt.gov.in। इस पर जाकर आप देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई अपडेट मिलता है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यह बात ये कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली डिटेल्स एडवर्टीजमेंट, आपको बोला जा रहा है कि भाई जो एडवर्टीजमेंट निकला है उसको अच्छा से पढ़ लीजिए, उसमें एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 3 है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं भी आगे आपको बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ये भी आप अपने से पढ़ सकते हैं। हाँ, कैंडिडेट हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरी केयरफुली एंड रीचेक द डाटा, आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसको एक बार चेक भी कर लीजिए, इसमें एड्रेस आप क्या भरा है, ईमेल आईडी क्या भरे हैं, कैटेगरी कौन सा है, पूरा डिटेल्स इसको पिन कोड वगैरह है सब अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, तब सबमिट करिए। एक बार भर दिया आपने, फिर उसको देख लीजिए कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, तो आप अच्छी तरह से उसको देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विड्रॉ वंस इट, एक बार आप सबमिट कर देंगे तो फॉर्म को फिर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए अच्छी तरह से भर कर तब सबमिट करिए पूरा देख कर। इन केस मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट शैल बी रेस्पेक्टेड, अगर मान लिया आपको मिस्टेक हो गया तो आप दूसरा भी फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट वाला जो सही रहेगा तीसरा भी भर सकते हैं फॉर्म, जो लास्ट वाला आपका सही रहेगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एंड द फी डिपॉजिट विद अर्लियर एप्लीकेशन शैल नॉट बी एडजस्टेड, अगर आपने तीनों में फ़ी भरा है तो वो लौटाया नहीं जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भले आप 3 फॉर्म भर सकते हैं लेकिन तीनों में फ़ी देना पड़ेगा आपको, अगर मिस्टेक हो गया भरने में तो ध्यान रखिए कि एक ही फॉर्म भरिए, अच्छी तरह से भरिए, बार बार उसको देख लीजिए, फॉर्म को पूरा अच्छी तरह से देख कर तब सबमिट करिए। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन एज वेल एज बिफोर क्लोजिंग डेट, यहाँ पर ये मैं भी बोल रहा हूँ कि आप अंतिम तिथि के बहुत पहले भर दीजिए। मान लें कि लिंक फेलियर हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई अदर टेक्निकल इशू हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए आप पहले ही फॉर्म को भर दीजिए। यहाँ पर इन केस ऑफ द फाउंड एट एनी टाइम इन फ्यूचर दैट द कैंडिडेट हैज़ यूज अपलोडेड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और सम एल्स इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड हैज़ टेम्पर्ड, कुछ आपने चेंज किया, ये सब वो नियम कानून दिया है जो अनफेयर मीन्स आप यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अभी देखने की ध्यान देने की अभी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट मस्ट कीप प्रिंट आउट, आप जो फॉर्म भरेंगे वन टाइप एप्लीकेशन फॉर्म ई एडमिट कार्ड 8 कॉपी ऑफ कलर फोटो लगेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 कॉपी लिखा हुआ है, उसको जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया है ऑनलाइन फॉर्म के समय में उसको आपको रखना पड़ेगा। फ्यूचर में आपको जब आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर लगेगा, इसलिए जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ई एडमिट कार्ड मिलेगा उसका भी निकाल कर रखिएगा, एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, इसके वेबसाइट पर अपलोड होगा एडमिट कार्ड, उसे आपको प्रिंट आउट उसका निकाल कर रखना होगा। कैंडिडेट शैल अपीयर इन एग्जामिनेशन एट देयर ओन कॉस्ट, आपको अपने खर्च पर पैसा के भाड़ा आपको देकर जाना होगा, कोई हाईकोर्ट इसका खर्च नहीं देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट का, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड शैल नॉट बी डिस्पैच टू द कैंडिडेट इंडिविजुअली, आपको इंडिविजुअली डाक द्वारा कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ध्यान दीजिए। आप आगे यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप देम एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ जो अपलोड किया है, और एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको रखना पड़ेगा एग्जाम के समय में, 2 फोटो और एक आइडेंटिटी प्रूफ रखना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट लाइसेंस, पैन कार्ड, एनी कार्ड जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्कूल का है, कॉलेज का है, वो भी चलता है, लेकिन एक पहचान पत्र होना चाहिए, फ़ोटो पहचान पत्र, यह ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम के समय ले जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा, ले जाना था। अभी ये पेजर मोबाइल वगैरह यूज नहीं करना है, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं यूज करना है, ब्लूटूथ थोड़ा मोबाइल नहीं यूज करना है, ब्लूटूथ थोड़ा घड़ी नहीं यूज करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में। तो आपको एग्ज़ाम देने जाइएगा तो नॉर्मल जो एनालॉग वाला कांटे वाला घड़ी होता है उसको पहन कर जाइएगा, ये बात आपको बोल देता हूँ। आगे अगर कोई आप सर्विस में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना होगा, जैसे आप हायर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं
आपका ग्रेड कम है, लेवल आप लेवल 6 में काम कर रहे हैं, लेवल 1 में काम कर रहे हैं 7वें वेतन आयोग के, तो अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी लेकर अप्लाई करिएगा तो आपकी सर्विस वहीं से काउंट होगी। आपने 4 साल पहले कहीं से सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस आपका वहाँ से काउंट होगा, आपको बेनिफिट वहाँ से मिलेगा। इसलिए एनओसी लेना ज़रूरी रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कोई भी स्टेट सरकार के एम्प्लॉई हैं तो आप पहले से जो सर्विस कर रहे हैं उस संस्थान से, उस एम्प्लॉयर से आप एनओसी ज़रूर ले लीजिए। आप एक एप्लीकेशन कर देंगे तो आपको एनओसी मिल जाती है, जिसको लगा दीजिएगा, बाद में देना रहेगा। तो यह सब आप देख लीजिए, आप डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, और भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ हाईलाइटेड में लिखा है, द रिकॉर्ड रिवेलिंग टू द असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनर 2023 वुड बी अवेलेबल अप टू 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट एंड देयर आफ्टर एग्जामिनेशन मटेरियल will be weeded out and no communication of this in this record shall be entertained with respect to the recruitment date। अगर कोई आरटीआई डालते हैं, कुछ डालते हैं, तो आपको 365 दिन के ही अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी बाद में इससे संबंधित सूचनाएं नहीं रहेगी, डिलीट की जाएगी, कर दी जाएगी इनके द्वारा। तो आपको कोई ज़रूरत है आरटीआई करना है तो आप 365 दिन के अंतर्गत ही कर लीजिए, यह दिया हुआ है। और कोई डिस्प्यूट इसमें होता है तो पटना हाई कोर्ट के अंदर में ही ये रहेगा, यह लिखा हुआ है आगे। यहाँ पर दिया हुआ देखिए 3 फरवरी 2023 कोई वैकेंसी निकली हुई है। आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से देख लीजिए इसे। दी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 शैल बी कंडक्टेड 4 स्टेज, 4 स्टेज में होगा इसका एग्ज़ाम, 4 स्टेज में होगा, 4 चरण में होगा। पहला होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। दूसरा रिटन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, लिखने वाला होगा। ध्यान दीजिए, जो हम एग्ज़ाम 10वीं 12वीं का जो एग्ज़ाम देते हैं लिखने वाला, उस टाइप का होगा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है या पेपर वाला होगा, लेकिन टिक लगाना, मल्टीपल चॉइस रहेगा पहले में। दूसरा रिटन टेस्ट हो गया। तीसरा हो गया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, आगे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके के सामान्य सचेतता से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर्स भी रहेगा यहाँ पर, समसामयिक जिसे बोलते हैं। इसमें और रहेगा रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेगा, तर्क शक्ति के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के रहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। डेटा पाई चार्ट, डेटा बार डायग्राम और कमर्शियल मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग पास नहीं दिया है, ड्यूरेशन भी नहीं दिया है, आगे देगा एक ही बार टोटल में। उसके बाद इंग्लिश पूछा जाएगा, ये देखिए 25-25 मार्क्स के रहेंगे, 25 मार्क्स के इंग्लिश भी रहेगा। जनरल इंग्लिश में आपको आर्टिकल पूछा जाएगा, टाइम एंड टेंस पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, प्रोवर्ब्स पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, ये सब नाउन, प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी पूछे जाएंगे आपको। वॉइस पूछा जाएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस, ये सब सिलेबस है। साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद आगे लिखा है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी 15 अंक कराएगा। इसमें रहता है संधि रहता है, समास रहता है, मुहावरा रहता है, लोकोक्ति रहता है, पर्यायवाची शब्द रहता है, विपर्थक रहता है, एक शब्द के लिए अनेक शब्द रहता है, समास रहता है। इस तरह के हिंदी व्याकरण में रहते हैं, जिसको आपको पढ़ना है। कोई भी हिंदी व्याकरण से आप उसको पढ़ सकते हैं, लूसेंट का भी आता है, उसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा बेसिक, जैसे इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, MS वर्ड क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन, MS वर्ड क्या है, MS पेंट क्या है, इससे संबंधित कोई इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, स्टेजेस क्या है, डेवलपमेंट के कंप्यूटर के स्टेजेस क्या है, ये सब आपको लैंग्वेज से भी, जैसे पास्कल है, फोर्टान है, C है, C++ है, लैंग्वेजेज ये, तो ये सब लैंग्वेज से भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर्स में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपको 100 अंक का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स कम से कम लाना होगा। आपसे प्रयास करना चाहिए कि 100 में 100 लाने का, 90 लाइए, सिलेक्शन की ज़्यादा संभव है। हालांकि 40 मार्क्स लाएंगे तो आपको
सेकंड स्टेज में आपको बैठने दिया जाएगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी। कोई डाउट हो यहाँ पर तो मेरे से पूछ लीजिए कमेंट करके। दूसरा जो रिटन एग्ज़ाम होगा वह रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा 2, उसमें रहेगा एक जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा उसमें, एक जनरल हिंदी, 2 रहेगा। तो जनरल इंग्लिश 60 अंक का रहेगा, इसमें आपको 24 अंक लाना ज़रूरी है। दूसरा रहेगा डिस्क्रिप्टिव हिंदी रहेगा, उसमें 40 अंक का रहेगा, इसमें 16 अंक लाना रहेगा। यह 3 घंटे का रहेगा। इसमें 100 अंक हो गया, ये टोटल ये 100 मार्क्स हो गया। इसमें आपको 40 अंक लाना जरूरी रहेगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये देख लीजिए। यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा इसमें। उसके बाद इंटरव्यू होगा, 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 अंक लाना ज़रूरी है आपको। 10 मार्क्स का यहाँ पर लिखा है, 10 मार्क्स का है और आपको 3 अंक लाना ज़रूरी है। प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद ये 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर निगेटिव मार्क नहीं है। देयर शैल नॉट बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन प्रिलिमिनरी। आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं भी आता है क्वेश्चन तो उसमें टिक ला देना है, या कलर करना है तो कलर कर देना है, छोड़ना नहीं है किसी क्वेश्चन को। मान लिया आपको 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन नहीं आता, 25 में एक ही आंसर लगा दीजिए, बी लगा दीजिए, 1/4 आपका सही हो जाएगा। सब में एक ही लगा दीजिए अगर नहीं आता है बिल्कुल, तो आपका 25 में से 6-7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 10 भी सही हो सकता है। तो ये ट्रिक है, तो आपको 10 क्वेश्चन बेनिफिट में हो जाएगा। तो इस तरह नेगेटिव मार्क नहीं है। 40 अंक लाना होगा इसमें 100 में से, तो आप जान ही चुके हैं। ये सामान्य सचेतता को क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके बारे में यहाँ पर दिया है। जनरल सिलेबस दिया है, कैसे क्वेश्चन मतलब क्या पूछा जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इंडिया, ये पूरा सिलेबस दिया है, आप सिलेबस पूरा देख लीजिए। आगे देखिए रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा, मेमोरी, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये दिया है, पूरा दिया है। सिलेबस दिया है, अर्थमेटिक सीरीज, ये पूरा दिया है सिलेबस, आप देख सकते हैं। आगे भी सिलेबस यहाँ पर दिया है। बेसिक अर्थमेटिक रहेगा, परसेंटेज रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, एवरेज, ये सिलेबस दिया। प्रॉफिट लॉस रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, टाइम एंड टेंस रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा। ये मैथ का सिलेबस है। जनरल इंग्लिश का देख लेते हैं, जो मैं बता भी चुका हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश में क्या रहेगा, फ्रेज रहेगा, आइटम्स रहेगा, ये सब रहेगा। यहाँ पर आइटम्स फ्रेज रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, वो भी रहेगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस रहेगा, यहाँ पर दिया हो। कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रहेगा, ये देख लीजिए। सिलेबस पूरा दिया है। कंप्रिहेंशन पैसेज रहेगा, मैंने कंप्रिहेंशन का पैसेज दिया है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो वह रहेगा। सामान्य हिंदी देख लेते हैं। सामान्य हिंदी में क्या रहेगा, मैं बोला हूँ आपको, ये सब संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, कारक, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब बर्तन, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ रहता है जो व्याकरण का है, और व्याकरण के बुक में, किताब में यह मिलता है। रिटन टेस्ट के बारे में दिया है, 24 मार्क्स लाना, 24 और 16 मार्क्स यहाँ पर दिया है। इसमें 60 मार्क्स का इंग्लिश होगा, उसमें 24 मार्क्स लाना होगा। 40 अंक का हिंदी होगा, उसमें 16 मार्क्स लाना होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा। जो कंप्यूटर टेस्ट होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। जनरल इंग्लिश का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, ये रिटन एग्ज़ाम का है। जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस है, और जो रिटन एग्ज़ाम हिंदी होगा उसका सिलेबस यह दिया है। यह सिलेबस है, यहाँ पर दिया, हिंदी में देख लीजिए, यह सिलेबस है। जो रिटन एग्जाम होगा, लॉन्ग एग्जाम लिखना होगा आंसर। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा आपको देख लीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS वर्ड पर आपको टाइपिंग करने का दिया जाएगा। उसके बाद स्प्रेडशीट बना देना है। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाना रहेगा। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर सीखा है तो MS ऑफिस सिखाया जाता है उसमें। उसके बाद इंटरनेट प्रोफिशिएंसी आपको टेस्ट किया जाएगा। इंटरनेट आप यूज करने आता है कि नहीं, मेल करने आता है कि नहीं, ये सब। उसके बाद इंटरव्यू होगा, 10 मार्क्स का होगा, उसमें 3 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ये लोगो है हाई कोर्ट का पटना। यह देखिए सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, इसको देख लीजिए एक बार। सेंटर में है
बिहार में सेंटर है, बिहारी में रहेगा सेंटर, पटना में है, आरा में है, नालंदा में है। नालंदा में जे आरा में कहाँ पर, भोजपुर एट आरा, आरा में रहेगा, बिहार शरीफ में रहेगा, गया में रहेगा, औरंगाबाद में सेंटर रहेगा, जहानाबाद में, नवादा में, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में रहेगा, ईस्ट चंपारण में, मोतिहारी में रहेगा आपको सेंटर, दरभंगा में रहेगा, बेगूसराय में रहेगा, छपरा में रहेगा, पूर्णिया में रहेगा। इतने सेंटर रहेंगे, 15 सेंटर रहेंगे आपको। इसी में से 3 सेंटर प्रेफरेंस के अनुसार आपको भरना पड़ेगा। आपके घर के जो नज़दीक हो या आप जहाँ रहते हो, जो नज़दीक आपको पड़े वही 3 दे दीजिएगा सेंटर आप। आगे देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना। एनेक्सर 3 में पूरा दिया गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। अप्लाई करने का, ऑनलाइन फॉर्म भरने का यहाँ पर तरीका दिया गया है इसके वेबसाइट पर जाकर, तो ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कैसे कैसे भरना है। यहाँ पर देखिए इनके वेबसाइट पर जाना है, उस पर क्लिक करना है, एक लिंक रहेगा असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनर 2003, उस पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। ये सब पूरा प्रोसेस दिया है यहाँ। तो फॉर्म में आपको फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब भरना है। आप फॉर्म भरते हैं तो जानते ही होंगे, ऐसा भरना है। आप इसको पढ़ सकते हैं। एक आपको पासवर्ड आएगा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो, जिसको आपको लॉगिन करने में या यूज होगा, तो उसे भी ध्यान दीजिएगा पर उसको नोट करके रखिएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। रिसेंट टाइप कलर फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। 10वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। डिप्लोमा जो अपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है कंप्यूटर का, वह भी आपको लगेगा। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब आपको देना, अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 में, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। कितने डॉक्यूमेंट्स है? IJKLMNOPQM तक इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, लगेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ कितना KB का होना चाहिए? 50 KB का ही होना चाहिए मिनिमम, अधिकतम 100 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर मिनिमम 10 KB का होना चाहिए, अधिकतम 20 KB का होना चाहिए। JPG में होना चाहिए, PNG फॉर्मेट में भी हो सकता है, JPG में होता है, JPEG में भी फॉर्मेट में हो सकता है। PDF में नहीं चाहिए, PDF में नहीं अपलोड करना है, ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कितने KB का होना चाहिए? देखिए मिनिमम 50 KB का, अधिकतम 100 KB का। इससे ज़्यादा होगा 100 KB से अपलोड नहीं होगा। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में हो सकता है, PNG होना चाहिए। ये 3 ही फॉर्मेट में अपलोड करना है, PDF में नहीं करना है, ध्यान दीजिए। PDF में नहीं करना है, PDF में नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये सब दिया है, आप इसको ध्यान से भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं मेरे से, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद पेमेंट करना है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट पर क्लिक करके सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कर दीजिए, GPay से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार आप पेमेंट कर देंगे और तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छा पद है। अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल एग्जाम GK 2M को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछिए, निसंकोच मत करिए। आपके हेल्प के लिए हम बैठे हैं, इसी के लिए चैनल बनाया हूँ। तो मेरा आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप बेरोजगार बच्चों को, बेरोजगार और भी कोई लड़के लड़की हैं आस पड़ोस में भी हैं, आप गार्जियन देख रहे हैं, तो उन्हें भी आप इस फॉर्म के बारे में बताइए, उन्हें भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आप व्हाट्सएप पर तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट जरूर शेयर करते हैं, रहते ही हैं, इसको शेयर करिएगा तो पुण्य का काम होगा। किसी बच्चे को नौकरी मिल जाएगी तो आपका भी नाम लेंगे और उनकी भी भविष्य अच्छी हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे भारतीय होंगे, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक बेरोजगार गरीब बच्चों को बताएंगे इस वीडियो के बारे में। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे ताकि वे मेरे चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को देखकर जल्दी से जल्दी नौकरी पा सकेंगे। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे कि आप सच्चे भारतीय हैं। आपका दायित्व ही बनता है कि भारत के विकास में, गरीब बच्चों के उत्थान में, निर्धन बच्चों के उत्थान में, बेरोजगार बच्चों के उत्थान में आप भी सहयोग करेंगे। मुझे ऐसे पूरा विश्वास है। तो इस विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ।
इसके पहले आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और दूसरे से भी सब्सक्राइब कराया, मेरे वीडियो को आपने शेयर किया, दूसरे से भी शेयर कराया, लाइक किया, कमेंट किया इस सभी के लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी कहूँगा कि मेरा 1 साल का एक चैनल हो गया है, 4000 घंटा मुझे चाहिए था जो नहीं हो पाया है, तो आप सहयोग कराकर मेरा 4000 घंटा ज़रूर करवा दीजिए ताकि मोनेटाइज मेरा चैनल हो जाए। जो इससे पैसा आएगा, मेरा प्रयास यह रहेगा, मैं यह चाहता हूं कि जो निर्धन गरीब बच्चे हैं जिनके पास किताब नहीं है, उनके लिए मैं किताब कुछ बच्चों को हर महीना में दूं। जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा तो पैसा आने लगेगा, उसी पैसा से दूंगा मैं। जैसे रीजनिंग के बुक दूंगा, लूसेंट है, मैथ के बुक है, इंग्लिश के बुक हैं, तो जो भी अच्छे अच्छे बुक हैं जो आपके परीक्षा में सहायता करेंगे, आपको जल्दी से नौकरी दिलवाएंगे, उस बुक को मैं दूंगा। तो आप मेरा ज़रूर हेल्प करिए ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं। मेरा 4000 घंटे नहीं पूरा हुआ है, केवल 21 घंटे 1 साल में पूरे हुए हैं। तो आप अधिक से अधिक पूरा वीडियो देखकर मेरा 4000 घंटा ज़रूर पूरा करा दीजिए ताकि जो उससे पैसा आने लगे धीरे धीरे मुझे, तो मैं आप लोगों को उसमें हेल्प करूं। ऑलरेडी मैं सर्विस में हूं, मेरे को सैलरी आती है, तो मुझे इससे ज़्यादा लालच नहीं है। मुझे आपके लिए सहायता करना है, इसके लिए मैंने चैनल बनाया हूं ताकि मैं किताब को कुछ इसमें से ख़रीद कर आप लोग को दे सकूं। तो आप मेरे भावनाओं को समझ गए होंगे, तो आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी ज़रूर सहायता करेंगे। उन गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों, बेरोजगार बच्चों की ज़रूर सहायता करेंगे जो नौकरी की तलाश में बिल्कुल इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे बहुत दया आती है देख कर, इसके लिए मैंने चैनल बनाया है। तो मेरे आप भावनाओं को समझ रहे होंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ, सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो के साथ। आप अगला भी वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सबको।